हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म। फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म से मतलब है कि एंजियोस्पर्म जो है उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एमएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का भी एक टॉपिक है। इससे पहले की 5 यूनिट मेरे चैनल पर हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाकर के अलग अलग यूनिट के प्लेलिस्ट को चला करके उन्हें देख सकते हैं। तो आई होप अब तक का जो सिलेबस हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर स्टार्ट करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म। इसे हम 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जाने कि फाइलोजेनी शब्द जो है उसका क्या मीनिंग होता है। तो फाइलोजेनी शब्द जो है इसका मीनिंग होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी जीव के विकास का जो इतिहास है उसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। तो यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म की फाइलोजेनी पढ़ रहे हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर काफी सारे मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल जो एविडेंसेस हैं वो ये शो करते हैं कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं। इनके जो जेनरोलॉजिकल रिलेशनशिप है वो एक इवोल्यूशनरी ट्री के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो उनके एंसेस्टर कौन थे, किनसे उनकी उत्पत्ति हुई, किनसे उनका ओरिजिन हुआ, इनको एक ट्री के फॉर्म में बनाया गया है जिसे या तो इवोल्यूशनरी ट्री कहते हैं या फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं। तो जब हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम एंजियोस्पर्म की फाइलोजेनी देखेंगे कि एंजियोस्पर्म जो है उनके एंसेस्टर कौन थे, एंजियोस्पर्म जो है उनका ओरिजिन किस टाइम हुआ, किस प्लेस पर हुआ, इसके बारे में बेसिकली ये जो आपका टॉपिक है वो रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर जो है स्पीसीज और ग्रुप, किसमें फाइलोजेनेटिक ट्री की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्पीसीज और ग्रुप जो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं कि हम ये जान सकें कि कौन कौन सी स्पीसीज जो हैं जिनके कॉमन एंसेस्टर हैं। एंजियोस्पर्म क्लोज्ड सीड बियरिंग प्लांट है, मतलब इनके जो सीड हैं वो कवर्ड होते हैं, कोटेड होते हैं, इन पे सीड कोट प्रेजेंट होता है। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट हैं ये लगभग 130 to 165 मिलियन ईयर्स पहले जो हैं ओरिजिनेटेड हुए थे जब अर्ली मेसोजोइक एरा था, और बाद में जब क्रिटेशियस पीरियड आया तो उस समय ये अर्थ पर बहुत ही अबिडेंटली प्रेजेंट थे या डोमिनेट जो थे ये डोमिनेटली पाए जाते थे, और ये लगभग 160 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिटेशियस पीरियड के अंदर जो एंजियोस्पर्म हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। अब देखिए प्रोबेबल एंसेस्टर कौन है एंजियोस्पर्म के। तो एंजियोस्पर्म के जो प्रोबेबल एंसेस्टर्स हैं वो है किटोनियल्स, बेनेटाइटेल्स, साइकेडोफिलिकेल्स, इक्विसिटेल्स, कॉनिफरेल्स, रेनेल्स, साइकेडेल्स, इन्हें जो है एंजियोस्पर्म के प्रोबेबल एंसेस्टर्स माना गया है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें कि प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म कौन से हैं, तो मेंबर्स ऑफ रेनेल्स जिसे एमेंटिफेरी के सदस्य भी कहते हैं, इन्हें एंसिड एंजियोस्पर्म माना जाता है क्योंकि सबसे पहले जो हैं इन्हीं के फॉसिल्स हमें मिले थे। अब ये जो फाइलोजेनी है इसके अंदर हम 4 अलग अलग सब टॉपिक्स देखने वाले हैं जिससे ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। पहला टॉपिक है प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म्स, इंटर रिलेशनशिप्स अमोंग द मेजर ग्रुप्स ऑफ एंजियोस्पर्म। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है कि एंजियोस्पर्म जो है किस प्लेस पर ओरिजिनेटेड हुए थे। तो एंजियोस्पर्म जो है इनके ज्योग्राफिकल ओरिजिन की बात करें तो ये अब तक एक डिबेटेबल पॉइंट रहा है। साइंटिस्ट जो है इसको प्रूव नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअली जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है। तो इसी वजह से इस ओरिजिन को समझने के लिए अलग अलग हाइपोथेसिस या थ्योरीज दी गई हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दी गई हैं जिन्होंने इनके अलग अलग ओरिजिन को समझाया है। क्योंकि जो फॉसिल एविडेंसेस हमारे पास हैं एंजियोस्पर्म के वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि एक्चुअल ओरिजिन का हमें पता लग सके। ठीक है, तो यहां पर हम बेसिकली 3 डाइवर्जेंट व्यूज के बारे में देख रहे हैं जो एंजियोस्पर्म के
प्लेस ऑफ ऑरिजिन से रिलेटेड है। ये जो हाइपोथेसिस या व्यूज हैं वो हैं, पहला है द हाइपोथेसिस ऑफ आर्कटिक ऑरिजिन, दूसरा है थ्योरी ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन सेंटर ऑफ ऑरिजिन, एंड थर्ड वन इज स्पीसीज पंप हाइपोथेसिस। तो ये जो व्यूज हैं वो अलग अलग जगह एंजियोस्पर्म के ऑरिजिन को दर्शाते हैं। तो पहली जो हाइपोथेसिस है वो है द हाइपोथेसिस ऑफ आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन ऑरिजिन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हाइपोथेसिस ये कह रही है कि जो एंजियोस्पर्म है उनका ऑरिजिन कहां पर हुआ है, आर्कटिक या अंटार्कटिक रीजन में हुआ है। तो डोमिनेंट व्यू है ये ऑरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म का, जो लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज के अंदर माना जाता रहा है। ठीक है, यहां पर एंजियोस्पर्म का ऑरिजिन माना गया है नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के अंदर, या यहां तक कि जो पोलर रीजन्स हैं वहां पर एंजियोस्पर्म के ऑरिजिन को माना गया है। ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि एंजियोस्पर्म का ऑरिजिन जो है वो पोलर रीजन में हुआ है, जो कि होलार्कटिक पर था। ठीक है, और यहां से ये कहां गए, पोलर, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन से ये जो हैं बाकी धीरे धीरे पूरी की पूरी अर्थ पर फैल गए। तो ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि पहले जो बर्फ वाले क्षेत्र थे जहां का टेम्परेचर बहुत कम था, जो कि पोलर रीजन होते हैं, वहां पर एंजियोस्पर्म का ऑरिजिन हुआ और धीरे धीरे वो एंजियोस्पर्म जो हैं पूरी अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहां की जो फ्लोरा है उनके बारे में एक व्यू देता है, या उसका हम कह सकते हैं इजीली एक्सप्लेनेशन ये देता है। जैसे कि नॉर्दर्न अमेरिका और ईस्टर्न एशिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लोरा का, इनके हिसाब से ऑरिजिन भी जो है वो इसी तरीके से हुआ है। लेकिन अगर हम फॉसिल एविडेंसेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फॉसिल एविडेंसेस ये जो एंजियोस्पर्म हैं वो अर्ली क्रिटेशियस पीरियड के अंदर लो लैटिट्यूड में पाए जाते थे, और जब लेट क्रिटेशियस पीरियड हुआ तब ये पोलर रीजन की तरफ शिफ्ट हुए। तो इस वजह से ये जो थ्योरी है वो ज्यादा लोग नहीं मानते। हिकी एट ऑल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि आर्कटिक रीजन जो है वो एंजियोस्पर्म की एक इंपॉर्टेंट साइट हो सकती है जहां पर इनका ऑरिजिन हुआ है, या जहां पर ये अच्छी तरीके से ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। लेकिन इसे हम ऑरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म साइट नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो लेट क्रिटेशियस पीरियड के जो फ्लोरल इवोल्यूशन थे उसको हम बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर एंजियोस्पर्म जो हैं वो लेट क्रिटेशियस पीरियड में, यानी कि जब वो वहां पर इवोल्यूट हो चुके थे उसके बाद वो यहां पर पहुंचे थे। कहां पर, पोलर रीजन में पहुंचे थे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जब इनका ऑरिजिन हुआ था तब भी ये यहीं पर थे, क्योंकि फॉसिल एविडेंसेस कहते हैं कि जब ऑरिजिन हुआ था तब ये लो लैटिट्यूड के अंदर पाए जाते थे। इसके अलावा तख्ताजन जो हैं वो इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार ये पॉसिबल ही नहीं है कि आर्कटिक रीजन के अंदर इन एंजियोस्पर्म का ऑरिजिन हुआ हो। सेकेंड जो हाइपोथेसिस है वो है थ्योरी ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन सेंटर ऑफ ऑरिजिन। नाम से पता चल रहा है कि ये थ्योरी ये कहती है कि एंजियोस्पर्म का जो ऑरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशियन सेंटर के अंदर हुआ है। तो एंजियोस्पर्म जो है इन्हें जब साउथर्न ईस्टर्न एशिया के अंदर प्रिडिक्ट किया गया इनकी ऑरिजिन को, तो हेलियर ने प्रपोज किया कि एंजियोस्पर्म का जो ऑरिजिन है वो पहले हुआ था पैसिफिक ओशियन की बेसिन के अंदर, और जैसे कि न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया, एंडीज एंड हवाईन आइलैंड, यानी कि पैसिफिक जो ओशियन है उसके आसपास की जो एरिया थे उसके बेसिन की, न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया, एंडीज और हवाईन आइलैंड, यहां पर जो है एंजियोस्पर्म ऑरिजिनेटेड हुए। तो ये किसके अनुसार है, हेलियर के अनुसार है। हेलियर का ये मानना है। तख्ताजन कहते हैं कि ये जो हम एक क्रेडल ऑफ एंजियोस्पर्म मान सकते हैं। क्रेडल का मतलब होता है पालना या झूला, यानी कि जो एंजियोस्पर्म का जो क्रेडल है वो आसाम और फिजी के बीच में कहीं है, और इसके बीच में कौन कौन से एरियाज आते हैं, बर्मा, थाईलैंड,
इंडो चाइना और मलेशिया। यानी कि ये जो 4 ओरिजिन सेंटर इन्होंने बताए, तख्ताजन मानते हैं कि इन चारों ओरिजिन सेंटर में से कहीं पर जो है एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ है, तो ये क्रेडल ऑफ एंजियोस्पर्म कहलाएगा कि इसके बीच में इनका जो ओरिजिन है वो क्रेडल कर रहा है, झूल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म फैमिलीज इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं? एम्ब्रोलेसी, ऑस्ट्रोबेलिएसी, कैलीसेंथेसी, डीजेनरिएसी, यूपोमेटिएसी, गोमोटगेसी, हिमेंटेंड्रेसी, लैक्टोरिडेसी, मैग्नोलिएसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंटरेसी और विंटरेसी। तो ये सारी जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म फैमिलीज हैं ये पैसिफिक बेसिन में पाई जा रही थी। तो ये माना गया कि शायद यहां पर ही किसी स्थान पर इनका ओरिजिन हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म हैं या सारे के सारे एंजियोस्पर्म जो हैं उनका ओरिजिन साउथ ईस्टर्न एरिया में हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिमिटिव फैमिलीज पाई जा रही है इनके अलावा भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो इस प्लेस पर नहीं पाई जाती। ठीक है, तख्ताजन ने तब ये कंसिडर किया कि साउथ एशिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट साइट हो सकती है जहां पर बहुत सारे एंजियोस्पर्म ओरिजिन हुए हैं, लेकिन सारे के सारे एंजियोस्पर्म का ओरिजिन यहां पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब क्योंकि इसके लिए हमें कोई भी फॉसिल एविडेंसेस ऐसे नहीं मिले जो ये सजेस्ट करे कि सारे के सारे एंजियोस्पर्म यहाँ ओरिजिनेटेड हुए हैं, तो इसीलिए ये जो है इस थ्योरी का एक मेजर ड्रॉबैक है। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो थ्योरी है वो हमें किसी भी एंजियोस्पर्म फैमिली की मॉर्फोलॉजी को समझने में, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हेल्प करती है। और लास्ट जो हाइपोथेसिस है वो है स्पीसीज पंप हाइपोथेसिस। तो स्टेबिन्स जो हैं उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी और इनके अकॉर्डिंग जो एंजियोस्पर्म है उनका ओरिजिन हुआ था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जहां पर क्लाइमेट जो है हमेशा इक्वल रहता है और यहां पर इन्हें हम क्रेडल ऑफ एंजियोस्पर्म नहीं कहेंगे, म्यूजियम ऑफ एंजियोस्पर्म कहेंगे। अब देखिए म्यूजियम शब्द जो है किसके लिए यूज किया जाता है? म्यूजियम शब्द यूज किया जाता है ऐसी जगह के लिए जहां पर हम किसी चीज को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्या कहा? म्यूजियम कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजियोस्पर्म का जब इवोल्यूशन हो गया तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो इस तरीके से रहे कि वो उनका म्यूजियम के रूप में कहा, क्योंकि यहां पर जो एंजियोस्पर्म है उनका ओरिजिन नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर ये डाइवर्सिफाइड प्लांट ग्रुप्स के रूप में प्रिजर्व हो गए हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में जो एक्सटिंक्शन रेट है वो बहुत ही कम है, लो रेट है। इन स्टेबिन्स ये मानते थे कि एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उनकी मार्जिनल एरियाज पर हुआ है ड्रॉट के कारण, और धीरे धीरे ये जो एंजियोस्पर्म है वो कहां पर आ गए? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आ गए। लेकिन जो म्यूजियम हाइपोथेसिस है वो इस फैक्ट को सपोर्ट करती है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इसके अंदर आपको ट्रांजिशनल फॉर्म जो है वो नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेंगी तो वो कैसी होंगी? लेस अबंडेंट होंगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहां पर एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम देख सकते हो आप डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि यहां पर मोस्ट प्रिमिटिव से लेकर के मोस्ट एडवांस एंजियोस्पर्म फैमिलीज आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जो यहाँ पर हम स्पीसीज पंप हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, ये जो स्पीसीज पंप हाइपोथेसिस है ये दी थी वैलेंटाइन ने, और इन्होंने क्या कहा कि जो नई पॉपुलेशन है वो मार्जिनल एरिया के अंदर डेवलप हुई है। किसके मार्जिनल एरिया में? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के मार्जिनल एरिया में डेवलप हुई है, और बाद में जब वो स्टेबल कम्युनिटीज में बदल गई तब वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसके अंदर धीरे धीरे पंप्ड आउट होती रही। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक जगह पर बहुत सारा पानी इकट्ठा है, ठीक है, अब वो पानी वहां पर इकट्ठा हो गया, अब जब पानी ओवरफ्लो होगा तो उससे जो भी पंप लगा हुआ है उस पंप के थ्रू वो पानी कहां जाएगा? दूसरे क्षेत्र के अंदर, दूसरे रीजन में जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से जब मार्जिनल एरियाज पर कम्युनिटीज जो है एस्टैब्लिश होती गई तो वो धीरे धीरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पंप्ड आउट होती गई, टाइम टू टाइम ऐसा होता रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है उनका ओरिजिन कहीं पर सेमी एरिड सिचुएशंस के अंदर हुआ और वहां पर सीजनल ड्रॉट था, ठीक है, सीजनल ड्रॉट के कारण हुआ, और इसके बाद धीरे धीरे
ये जो सीजनल ड्रॉट था और इसके अलावा जो शॉर्ट सीजन था उसकी वजह से जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावर और सीड्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि इनके फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस थी। ऐसे बहुत सारे मॉडर्न रीजन हैं जो कि क्लाइमेटिक फैक्टर के कारण वहां पर आपको मॉडर्न फ्लोरा का एक ग्रेट डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये मॉडर्न क्षेत्र रीजन कौन कौन से हैं? इथोपियन हाईलैंड, द कैप रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला, द कोस्ट ऑफ इक्वेडोर, साउथ सेंट्रल मैक्सिको, नॉर्दर्न वेनेजुएला और नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ अर्जेंटीना। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर हम मॉडर्न फ्लोरा का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। तो ये जो पहला पार्ट था फाइलोजेनी का, आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिन ऑफ प्लेस है वो क्या है। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो अभी भी डिबेटेबल ही है, लेकिन फिर भी स्पीसीज पंप हाइपोथेसिस के बाद थोड़ा सा ये चीज एक्सेप्ट कर ली गई कि हाँ, सेमी एरिड रीजन में ही एंजियोस्पर्म जो है वो ओरिजिनेटेड हुए और फिर धीरे धीरे वो पूरी अर्थ पर पम्प्ड अप हो गए। तो आई होप ये वाला जो सब टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म की। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.